Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So in this video, we are going to discuss the complete sample paper for CBSE class 12 Informatics Practices, subject code 065 for the session 2024 and 25, right? So वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और कर देते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हमारे वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड मेक श्योर आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर रहे हैं सो दैट आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। एंड जो हमारा कंप्लीट करिकुलम जितने भी टॉपिक्स हैं, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में सीरीज, डेटा फ्रेम, डेटा विजुअलाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, MySQL और सोसाइटल इम्पैक्ट, सारा का सारा कंटेंट इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स विद डिटेल्ड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। कि मैं आपको जितने भी लिंक्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मेक श्योर कि यू आर चेकिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल, राइट। चलिए, तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहले अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें, ये सब आपको पता है कि आपका एग्जाम 3 आवर्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, इस बार से आप लोगों के टोटल क्वेश्चंस विल बी 37, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर सेक्शन ए। तो सेक्शन ए विल बी हैविंग 21 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे गिवन है दैट इज स्टेट whether the following statement is true or false. Slicing can be used to extract a specific portion from a pandas series. अब देखो, स्लाइसिंग वर्ड आपने स्ट्रिंग में भी पढ़ा है, क्लास 11 में स्ट्रिंग स्लाइसिंग, लिस्ट की स्लाइसिंग की है। अगर आपने 12th में ये पांडास सीरीज नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पता है ये चीज़ कि स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, मैं उसमें से कुछ पोर्शन रिट्रीव कर रही हूँ। तो सेम काम मैं अपनी पांडास की सीरीज में भी करती हूँ, डेटा फ्रेम में भी यही करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन, कुछ पोर्शन हम अपने स्ट्रिंग से, सीरीज से रिट्रीव कर रहे हैं, विच इज नॉन एज स्लाइसिंग। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द पर्पस ऑफ वेयर क्लॉज इन SQL स्टेटमेंट इज टू। वेयर मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80। इसी टाइप से क्वेरी लिखते हैं कि जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड्स फेच होकर के आ जाए, राइट। तो क्या ये वेयर क्लॉज में स्टेटमेंट टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करती हूँ? नो। फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफाई द कॉलम टू बी डिस्प्लेड, नो। सॉर्ट द रिजल्ट, नो। ठीक है, अगर मुझे किसी कंडीशन के बेस पर अपने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है तो देन वी विल यूज वेयर क्लॉज। So correct answer for this question is part. Now next is question number 3. Identify the network devices responsible for routing data packets based on their destination address. Means ये आपका एक नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक ये नेटवर्क है लेट्स सपोज, और एक ये नेटवर्क है मेरे पास, एक ये नेटवर्क है लेट्स सपोज, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से भी कनेक्टेड हैं। तो अब क्या कह रहा है कि आपको नेटवर्किंग डिवाइस बतानी है रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस, कि इसने इसको भेजना है, ठीक है। तो किस नेटवर्क पे मुझे डेटा पैकेट्स को रूट करना है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस बताएगा। देखो, नेम से ही क्लियर है। तो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया दैट इज राउटिंग डेटा पैकेट्स, तो ये काम कौन करेगा? राउटर, ठीक है। बिकॉज मॉडेम का काम क्या है? कन्वर्ट करना एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। अब तो तुम्हारा वो ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, सभी को मैसेज भेजता रहता है नेसेसरी। रिपीटर्स अगर आपके सिग्नल्स वीक हो रहे हैं उसको रीजनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर मुझे अपने डेटा पैकेट्स को राउट करना है, उनको पाथ प्रोवाइड करना है, तो देन वी विल यूज राउटर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राउटर। Next is question number 4. Identify the SQL command used to delete a relation or table from a relational database. So अगर आपको complete table delete करना, देखो delete करने के लिए मेरे पास
या तो मैं अपनी कंप्लीट टेबल को डिलीट कर दूं या फिर मैं कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दूं। ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है ड्रॉप कमांड, और अगर कुछ पर्टिकुलर रोज को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, राइट। कुछ कॉलम्स को डिलीट करना है, कॉलम्स भी हम डिलीट कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास आएगी ऑल्टर कमांड। ठीक है, अब इसमें टेबल डिलीट करने के लिए पूछा, तो टेबल डिलीट करने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड है, ड्रॉप कमांड। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. E-waste refers to dash electronic waste, software that has become obsolete, no. Data that has been deleted from a storage device, no. Virus that infects computers, no. Electronic devices that are no longer in use, yes. E-waste का मतलब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट्स जो फिलहाल आप लोगों के यूज में नहीं है, खराब हो चुके हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ई-वेस्ट। Next is question number 6. Which of the following Python statements can be used to select a column का name from a data frame df? सी डेटा फ्रेम में आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देखो, df और विद इन कोट्स क्या लिखा हुआ है, कॉलम का नेम, ठीक है। अगर मैं df करके डॉट कॉलम नेम लिखती तो मेरे पास कोट्स नहीं आते, राइट। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे मेथड्स हैं कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और आपको जो ऑप्शंस गिवन है इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। इनकेस अगर आ जाए ना कॉलम का नेम विदाउट कोट्स और कोट्स, तो आपने विद इन कोट्स वाला लिखना है, ठीक है। जब डॉट नोटेशन यूज करोगे तब वो विदाउट कोट्स आता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. बाय डिफॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब ड्रॉज अ डैश प्लॉट। तो मैटप्लॉटलिब बाय डिफॉल्ट मेरा लाइन करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज लाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. State whether the following statement is true or false. In SQL, having clause is used to apply filter on groups formed by the group by clause. बिल्कुल, कि जब आपका जो ग्रुप डेटा होता है जिस पर हम ग्रुप बाय कमांड लगाते हैं, उसके फर्दर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना हो तो हैविंग क्लॉज लगाते हैं, यस। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following Python statement is used to import data from a CSV file? अगर आपको CSV फाइल से डेटा को import करना है तो मेरे पास read CSV नेम से फंक्शन, ठीक है। pd.read_csv फाइल नेम .csv, इससे आपकी वो CSV फाइल जो वो import हो जाएगी, ठीक है। तो कितने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं, कहीं कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म क्या होता है कि किसी दूसरे के काम को अपना काम बताना, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं इसके हम, ठीक है। प्लेगियरिज्म का वैसे मतलब क्या होता है कि मीन्स किसी और का काम है, समवन एल्स वर्क एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज माय वर्क, तो दिस इज नोन एज प्लेगियरिज्म। यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स, ठीक है। इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना प्लेगियरिज्म नहीं होता है। मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन स्प्रेड कर रहे हो वो भी प्लेगियरिज्म नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम हैक कर रहे हो वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कॉपीराइट मटेरियल किसी का यूज कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, मीन्स आप उसको नहीं बता रहे हो कि आपका ये मटेरियल आप यूज कर रहे हो, दिस इज नॉन एज प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. The count star function provides the total number of dash within a table in a relational database. तो count star function आपके total records को count करता है, so it will be total number of rows. Next is question number 12. In which of the network topologies do all the devices connect to a central point such as switch or hub? तो ये सारे के सारे आपके किस में कनेक्ट होते हैं, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. In a pandas data frame, if the tail function is used without specifying the optional argument indicating number of rows to display, what is the default number of rows displayed considering data frame has 10 entries? कि डेटा फ्रेम में अगर 10 एंट्रीज है, टेल फंक्शन मुझे लास्ट बॉटम से रिकॉर्ड्स देगा। अगर मैं यहाँ पर ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूँगी तो बॉटम के 5 रिकॉर्ड्स ही मुझे देगा। हेड फंक्शन में टॉप के 5 रिकॉर्ड्स बाय डिफॉल्ट, राइट।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 5. Next is question number 14. Identify the type of cyber crime that involves sending fraudulent emails to deceive individuals into revealing sensitive information. देखो, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग. हैकिंग का मतलब तो कहते हैं किसी के सिस्टम को हैक करना, उसका डेटा स्टील करना. फिशिंग मीन्स कि आपको ओरिजिनल जैसी हूबहू दिखने वाली वेबसाइट का, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका फेसबुक का आईडी पासवर्ड लेना, तो व्हाट आई विल डू, फेसबुक के जैसा होम पेज बिल्कुल दिखता हुआ सिमिलर सा मिलता जुलता मैं खुद से क्रिएट कर लूँगी और उसका जो लिंक है मैं आपको वो सेंड करूँगी और जो यूआरएल उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दूँगी. ठीक है. सो जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप अपना आईडी पासवर्ड एंटर करोगे, वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा. इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई फ्रॉड मेल्स आते हैं, आपको किसी भी अननेसेसरी लिंक पर क्लिक नहीं करना है. अगर वो लिंक पर क्लिक करवा भी रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, या फिर आपको पता होगी तो डायरेक्ट एड्रेस बार में टाइप करो इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग एनी लिंक. राइट. तो अगर आपको फ्रॉड ईमेल्स आ रहे हैं टू डिसीव इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये आपका किसका केस है, फिशिंग. फाइल क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी. जब हम डिक्शनरी के थ्रू सीरीज बनाएंगे तो आपकी जो डिक्शनरी की कीज हैं वो क्या बन जाएंगी, इंडेक्सेस. इंडेक्सेस, इंडाइसेस उसका प्लूरल. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. तब देखो, मैच द फॉलोइंग में बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को एलिमिनेट करना होता है जो इनकरेक्ट मेथड होता है. ठीक है. मीन्स पहले तो ये देख लो कि कंफर्म कौन कौन. अगर आप सपोज मैक्स फंक्शन की बात कर रहे हो तो मैक्स फंक्शन आपको पता है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो p का तो डेफिनेटली 2 है. ठीक है. ये p का 4 है, ये p का 4 है, इसको हटा दो. है, ये भी p का 2 है, ये भी p का 2 है. और देखो आपको कौन सा आता है, ऑर्डर बाय का मतलब आपको अच्छे से पता है कि डेटा को अरेंज करना यानी कि सॉर्ट करना, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो एस का तो डेफिनेटली 3. इसमें देखो एस का 1 है, एस का 3 है, तो यहाँ पर मुझे मेरा आंसर मिल गया, दैट इज पार्ट बी. पार्ट बी में पी का है 2 और क्यू का है 4. सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट्स अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग. अगर आपको अपने स्ट्रिंग का which type of network covers a small geographical area like a single office हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्कूल कैंपस हो गया. यहाँ पर आपका जो यूज होगा नेटवर्क, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 आर assertion एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. ठीक है. एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में हम अपना न्यू कॉलम ऐड ऑन कर सकते हैं. डेटा फ्रेम का साइज म्यूटेबल है. डेटा फ्रेम में साइज भी और वैल्यूज भी दोनों चीज़ें म्यूटेबल होती हैं. ठीक है. तो बिल्कुल साइज म्यूटेबल है, इसीलिए तो आप उसमें एग्जिस्टिंग कॉलम, डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड कर रहे हो. तो assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. 21 क्वेश्चन क्या कहता है, इन एसक्यूएल इंसर्ट इनटू इज अ DDL तो नहीं, इंसर्ट कमांड मेरी DML कमांड, तो assertion तो फॉल्स है. रीजन कह रहा है कि DDL कमांड्स आर यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव डेटाबेस स्ट्रक्चर सच एज टेबल. यस, तो यहाँ पर आपका assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. राइट. इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है ये कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी. तो सेक्शन बी में आपके काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और छोटा सा सेक्शन है, 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल 14 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 22 में आपको चॉइस गिवन है, या तो ए पार्ट अटेम्प्ट करो या बी पार्ट अटेम्प्ट करो. ठीक है.
What is series in Python pandas? Also give a suitable example to support your answer. तो सीरीज में आपको बताना है कि आपका देखो सीरीज और डेटा फ्रेम का डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में, डेटा फ्रेम भी पूछ सकते हैं या फीचर्स पूछ सकते हैं सीरीज और डेटा फ्रेम के। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस चैप्टर। सीरीज में आपको क्या क्या बताया इसने, वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। इसमें आपका जो है कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विच बाय डिफॉल्ट मीन्स, देखो सीरीज आपका क्या है, मैं अगर आपको इसकी फीचर्स रिमाइंड कराऊं, आई होप आपने हमारी जो पुरानी वीडियो है जो हमने अपलोड करी थी सीरीज और डेटा फ्रेम की ये वाली, ठीक है, आई होप आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, प्लस ये प्लेलिस्ट भी देख लिया, तभी आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट जो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसको जो परचेज करने का लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, यू कैन परचेज दैट ऑल्सो, प्लस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एज ऑल्सो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो आपका जो सीरीज है दैट इज वन डायमेंशनल, सॉरी, सीरीज आपकी वन डायमेंशनल है, प्लस ये आपकी होमोजीनियस है। होमोजीनियस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेम टाइप के होंगे। अगर आप इंटीजर फ्लोट ऐड कर रहे हो, स्ट्रिंग डाल रहे हो बीच में, तो सबकी वो कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बना देगा, और ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मीन्स ऑटोमेटिकली वो सबको क्या कर देगा, होमोजीनियस। सीरीज में आपकी जो वैल्यूज हैं वो म्यूटेबल होती हैं, बट जो उसका साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है। वहीं अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो ये आपका 2D होता है, हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर होता है, आपका वैल्यू और साइज दोनों ही क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप अगर आपसे पूछे व्हाट इज सीरीज इन पाइथन पांडास, प्लस आप लोगों से एग्जाम्पल भी पूछा था उन्होंने, तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, कोई भी सिंपल इंडेक्स लिख दी और ये वैल्यूज लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा इन्होंने इसी के पार्ट में, व्हाट डज द टर्म लाइब्रेरी सिग्निफाई इन पाइथन, मेंशन वन यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी, पांडास और मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो लाइब्रेरी क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, काफ़ी सारे जो मेरे पास मॉड्यूल्स हैं उन सब का कलेक्शन आपका क्या है, लाइब्रेरीज। तो मॉड्यूल में तो देखो बेसिकली आपकी मॉड्यूल कुछ नहीं होता, .py फाइल होती है, कोई भी आपका फॉर एग्जांपल रैंडम मॉड्यूल है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर आपका मैटप्लॉटलिब डॉट प्लॉट, ठीक है, और उसके बाद है आपका स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल आपने पढ़ रखा, मैथ मॉड्यूल पढ़ रखा है, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूल आपकी .py फाइल है, पाइथन की फाइल है, काफ़ी सारे फंक्शंस, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स इसमें डिक्लेयर होते हैं, यू आर जस्ट यूजिंग दैट बाय योर सिंटैक्स, ठीक है। और पांडास आपका अगर मुझे डेटा को एनालाइज करना हो तो पांडास यूज़ करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करना हो तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, यूज फॉर क्रिएटिंग प्लॉट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 मुझे कहते हैं व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन डिजिटल वर्ल्ड। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमागी राइट, प्रॉपर्टी तो आप लोगों के क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो आप लोगों के माइंड ने कुछ क्रिएटिविटी बताई है, पर अपना कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क ले लो, सो दैट आपकी आइडिया को कोई और यूज़ ना करे। फॉर एग्जाम्पल आप अपना फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, 5-7 फ्रेंड्स का ग्रुप है, किसी बिजनेस मीटिंग में गए, आपने आपके माइंड में एक आइडिया चल रहा है, ठीक है, और सोच के देखो आपने वो आइडिया अपने बिजनेस कलीग्स के साथ है डिस्कस भी कर लिया, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ डिस्कस कर लिया, फिर मैं ऐसा करने का कुछ सोच रहा हूँ, कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया सा पेन बना रहा हूँ कि मैं बोलूँ और पेन लिख दे, आई डोंट नो ऐसा कभी बन भी सकता है या नहीं, बट आपने कुछ क्रिएटिविटी करी, ठीक है, कुछ अच्छा सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, आपने वो आइडिया अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ डिस्कस किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, अब आप देखते हो विद इन अ मंथ या फिर विद इन फ्यू वीक्स आपका जो आइडिया था वो उसने इम्प्लीमेंट करके मार्केट में वो प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया। अब सोचो कैसा लगेगा आपको, बुरा लगेगा ना, क्यों, अगर आप उस टाइम पर अपना कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क ले लेते हो उस चीज़ का, तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते थे, बट अगर आपने ऐसा नहीं किया और कोई आपके आइडिया को चुरा रहा है, आपके जो आपके माइंड का क्रिएटिव आइडिया था, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब यही होता है कि दीज आर योर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो ह्यूमन के माइंड से इंटेलेक्चुअल आइडियाज आए हैं, क्रिएटिव आइडियाज आए हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
अगर आपने कुछ इन्वेंशन किया, कुछ नॉवल लिखा है तो आप कॉपीराइट ले सकते हो, कुछ इन्वेंशन किए पेटेंट ले सकते हैं, कोई लोगो है और या फिर कोई आपकी बिजनेस एडवर्टाइजिंग की लोगों की लाइन है, स्लोगन है, तो आप ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो द नेचर ऑफ दिस वर्क कैन बी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, टेक्निकल, कुछ भी हो सकता है, राइट। इम्पॉर्टेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड, अब डिजिटल वर्ल्ड में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है कि मुझे IPR मीन्स अपने जो राइट्स उसको प्रोटेक्ट क्यों कराना चाहिए, सो दैट आपके जो अनऑथराइज यूज़र हैं वो उसका मिस यूज ना कर सके, या फिर जिसने आइडिया को क्रिएट किया उसको कोई अपना बना करके यूज ना करे। These rights help prevent the unauthorized use or reproduction of digital content and ensure that creators are fairly compensated and incentivized for their original work. जो क्रिएटर है जिसने उसको मेहनत से क्रिएट किया है उसी को उसको क्रेडिट मिलना चाहिए इंस्टेड की जिसने वो आइडिया चुराया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द स्ट्रिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट सुटेबल SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब आपको मैनेज वर्ड निकालना है, राइट। और सेकंड क्या कहते हैं, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ बेस इन द गिवन स्ट्रिंग, राइट। तो अगर आपको सबसे पहले देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए आप सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो, मिड फंक्शन यूज कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रिंग लिखोगे। अब मैनेज वर्ड निकालना है ना आपको, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 से स्टार्ट हो रहा है। और ये देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, MANAG 6 कैरेक्टर्स है। तो पहले विद इन कोट्स स्ट्रिंग लिखोगे, कोमा करके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लिखोगे, फिर थर्ड आर्ग्यूमेंट में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव कराना है वो लिखेंगे, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, बेस बताना है, उसका फर्स्ट अकरेंस बतानी है, तो इन STR लगा दो और ये बेस देख लो, ये आपका 1 2 4 5 आंसर दे देगा, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज इंटरनेट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द www, और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ब्राउजर कुकीज एंड मेंशन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग देम। तो इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, राइट। इंटरनेट और www में देखो क्या डिफरेंस है। इंटरनेट तो आपका क्या है, काफ़ी सारे नेटवर्क का कनेक्शन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से, राइट। मेरे पास एक मैन है, एक वैन है, सबका नेटवर्क, उन सबका आपस में ग्लोबली मैं कनेक्ट कर रही हूँ, वो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया ग्लोबली। फिर www क्या होता है, एक मीडियम है, मीन्स उसमें आपका क्या, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो, जितनी वेबसाइट्स हैं सारे के सारे सर्वर पर स्टोर हैं, आपस में सारे डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से, तो किसकी वजह से है, www की वजह से, राइट। तो इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, और द www इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो आपके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं वो आपस में लिंक हैं एक दूसरे से, अगर मुझे उसको एक्सेस करना हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो मुझे क्या चाहिए, www। नेक्स्ट बी पार्ट, तो देखो कुकीज़ क्या होती हैं। अच्छा, कुकीज़ देखने से पहले ये समझो, फॉर एग्जांपल आपका मन हुआ दिवाली फेस्टिवल सेल चल रहा है, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, आपने देखा इस कंपनी के मोबाइल फ़ोन आपने सर्च किया या लैपटॉप आपने सर्च किया, आपने देखा मुझे लेना है OnePlus का फ़ोन लेना है या आईफोन लेना है, ठीक है। तो अब आप देखो यूट्यूब देखो और गूगल की वेबसाइट विजिट कर लो, आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाएगा, ठीक है। वो झांसे में फंसाएगा जब तक आप परचेज नहीं कर लेते। उसको पता है कि इसने ये चीज़ एक बार देख लिया तो दैट मीन्स इसको लेने का मन करेगा, ये तो उसको बार बार दिखाएगा, ठीक है। प्लस आप कुकीज़ का सेकंड क्या है कि भाई आप अगर सपोज कोई एक वेबसाइट फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने CBSE की वेबसाइट ओपन करी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम फ्रेश विंडो इंस्टॉल करी है और फर्स्ट टाइम मैं ओपन करूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने, अगर मैं उसको दोबारा से ओपन करूँगी तो फटाफट लोड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपकी कुछ जो मीन्स डेटा है ना वो कुकीज़ में आपका टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। तो स्मॉल पीसीज ऑफ डेटा stored on our digital devices by website to remember information और personalize our experience, तो इसको आपका हम क्या बोलते हैं, कुकीज़। एडवांटेज देख लेना, इससे आपका जो है यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है, लाइक आवर प्रेफर्ड लैंग्वेज और अदर सेटिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपके इससे इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन द टर्म प्राइमरी की इन अ डेटाबेस, एक्सप्लेन हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कैंडिडेट की।
सिर्फ प्राइमरी की आपकी वो की होगी जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, राइट। और ये आपकी सारी यूनिक होनी चाहिए प्लस नॉट नल होनी चाहिए। प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू आपकी नल नहीं हो सकती। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम कैंडिडेट की, कैंडिडेट कीज कौन सी होती है, विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती, राइट। बट प्राइमरी की तो एक ही होगी। तो डिफरेंस कैसा है, मेरे पास प्राइमरी की तो मेरी टेबल में एक ही होगी, बट कैंडिडेट कीज मेरे पास मेरी टेबल में एक से ज़्यादा हो सकती है। देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन अ टेबल, बट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 हमें कहता है मेंशन 2 हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। अगर आप डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से देख रहे हो, तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो इस डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना काफ़ी मुश्किल हो गया, राइट। तो अब आपको बताना है कि अगर आप डिजिटल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, अगर आपको बॉडी पोस्चर खराब है बॉडी में पेन हो सकता है बैक में, और आप लिख सकते हो इसमें आपको आइज में प्रॉब्लम हो सकती है, विजन देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर कम ज़्यादा हो जाए, राइट। तो काफ़ी सारे हेल्थ कंसर्न्स है जिसमें से आप लिख सकते हो आई स्ट्रेन, विजन प्रॉब्लम हो गया, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज लाइक नेक और बैक पेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। Neha is writing a Python program to create a data frame using list of dictionary. List of dictionary से वो अपना data frame बना रही है। However, her code contains some mistake. Mistake सारी आपको errors को identify करना है, correct करना है, rewrite करके, ठीक है। Import pandas as PD. Pandas का P क्या आ जाएगा, small। डिक्शनरी में देख लो सिंगल कोट से स्टार्ट, सिंगल कोट से क्लोज है, कॉलन गिवन है। यहाँ पर देखो आयशा में ये सिंगल कोट से स्टार्ट है और डबल कोट्स पे क्लोज हो रहा है, सेकंड मिस्टेक ये हो गई। और इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर आपका एक लिस्ट की ब्रैकेट दे रखी है, एक टपल की ब्रैकेट है, इसमें सिमेट्री करेंगे। डेटा फ्रेम का एफ क्या आएगा, कैपिटल, राइट। सो ये सारे मिस्टेक्स हैं इसमें। और पांडास इम्पोर्ट, पांडास पी स्मॉल आएगा, आयशा में हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन था कि आपको डेटा फ्रेम बनाना है यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो यहाँ पर आपने लिस्ट वाली ब्रैकेट ले ली और ये डेटा फ्रेम का एफ कैपिटल। नेक्स्ट इज और पार्ट में है कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, इग्नोर द डी टाइप एट्रीब्यूट एज दिस। ओके, ये आपको आउटपुट गिवन है, ठीक है। अब इस आउटपुट को देख के आपको इस कोड को कंप्लीट करना है। इम्पोर्ट डैश एज पीडी, तो मैं यहाँ पर पांडास लिख दूँ, राइट। डेटा में देखो यहाँ पर लिखा हुआ चेन्नई डैश इम्फाल, चेन्नई इम्फाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आउटपुट गिवन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लखनऊ। इंडेक्स में आपको गिवन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ये चीज़ मैंने लिख दी। पीडी डॉट सीरीज इंडेक्स, और यहाँ पर क्या है डेटा, मैंने लिख दिया। और प्रिंट करा रही हूँ सीरीज को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा एस, राइट। तो इम्पोर्ट तो हमने यहाँ से देखा पांडास, लखनऊ, डेटा और ये एस, राइट। तो ये एरर्स थे जो इसमें मुझे फाइंड आउट करने थे। इसी के साथ आप लोगों का जो सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी। तो नाउ सी, जो आप लोगों का सेक्शन सी है उसमें आपके 4 क्वेश्चंस होंगे और वो 3 मार्क्स के होंगे, राइट। टोटल सेक्शन 3 विल बी ऑफ 12 मार्क्स। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन 29 हमें कहता है आयशाज फैमिली इज रिप्लेसिंग देयर ओल्ड कंप्यूटर विद अ न्यू वन, ओके। दे डिसाइड टू थ्रो द ओल्ड कंप्यूटर इन अ नियर बाई एम्प्टी और फील्ड प्लॉट। अरे बाबा, बड़ी हिम्मत वाली आयशा की फैमिली है ना, जो ओल्ड कंप्यूटर को वो थ्रो कर रहे हैं नियर बाई एम्प्टी फील्ड और प्लॉट में। क्या आप में इतनी हिम्मत है? मेरे में तो नहीं है, ठीक है। मेरा तो इवन जैसे पहले वाला लैपटॉप था वो अभी भी रखा है, चलता नहीं है बट कभी कभी काम में आ जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया। स्ट्रेंज देखो, सिर्फ आयशा ने नहीं, उनकी फैमिली ने डिसाइड किया। एक्सप्लेन एनी वन पोटेंशियल एनवायरमेंटल हैजार्ड एसोसिएटेड विद इम्प्रॉपर ई वेस्ट डिस्पोजल। अब समझ में आया कि उन्होंने सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन क्यों दिया, कि वो आयशा से क्यों फेंकवा रहे हैं फील्ड में वो ओल्ड लैपटॉप, तो दैट वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि अगर हम अपने ई वेस्ट को
इस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं फेंक करके, तो हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, डिजिटल गैजेट्स होते हैं, इसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं लाइक लीड हो गया, मरकरी हो गया, जो आपके एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं. तो ई वेस्ट कैन रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस like lead and mercury into the environment. Next है second part. Suggest one responsible way to assure the family for proper disposal of their old computer. अब ओल्ड कंप्यूटर का हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, या तो हम उसको सेकेंड हैंड बेच सकते हैं किसी को, ठीक है, या फिर डोनेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी को. कोई पार्ट बदल गया है तो उसको हम चेंज करके अपने आप से रीयूज कर सकते हैं, राइट. तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. It can donate or sell it to a certified e-waste recycling center. Next is describe the importance of recycling in e-waste management. अगर आप रिसाइकलिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंजर्व होंगे, प्लस आप लोगों का जो पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, राइट. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको चॉइस गिवन है. फर्स्ट में तो कहते हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मतलब क्या है कि डिक्शनरीज काफ़ी सारी होंगी. लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, एक लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी डिक्शनरीज हैं, ठीक है. अब ये जो मुझे यहाँ पर डेटा गिवन है, ये डिक्शनरी के फॉर्म में. डिक्शनरी में क्या होता है? की वैल्यू पेयर. और आपको पता है कि अगर मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बात करूं तो जो डिक्शनरी की कीज होंगी वो पर कॉलम हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है. तो प्रोडक्ट को मैं हेडिंग की ले लूँगी और लैपटॉप उसकी वैल्यू, ठीक है. लेट मी शो यू दिस. इसको हम प्रैक्टिकली ही क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले हम अपना पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया, तो हमने अलाइस दे दिया PD. आप यहाँ पर चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है, ठीक है. फिर यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी ली E1 नेम से. लेट सपोज इसमें आपके पास है प्रोडक्ट और वैल्यू में हो गया आपके पास लैपटॉप, और सेकंड की वैल्यू पेयर में मेरे पास हो गया प्राइस, और वैल्यू हो गई 60,000, राइट. तो D1, नेक्स्ट D2, D3, D4 तक है आई थिंक. चलिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट है डेस्कटॉप और 45,000, और प्राइस में वैल्यू आ गई मेरे पास 45,000, राइट. और नेक्स्ट है मॉनिटर 15,000, टैबलेट 30,000. डन, ठीक है. अब आपको क्या करना है? एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बना ले. मैंने सपोज एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाई. लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी, ये डिक्शनरीज डाल दी मैंने. D1, D2, D3, D4, राइट. अब डेटा फ्रेम क्रिएट करना है. डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे? एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाओगे, pandas डॉट pd डॉट डेटा फ्रेम, राइट. अब डेटा फ्रेम किसका क्रिएट करना है? लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का. दैट मीन्स ये LD वाला वेरिएबल पास कर दूं मैं, राइट. अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा दो, किसको? डेटा फ्रेम. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओ जस्ट अ सेकंड, या ऐसे ही कुछ क्रिएट करना था हमें, ठीक है. प्रोडक्ट, प्राइस, लैपटॉप, दिस दिस दिस, ठीक है. अब देखो इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3, हमारे भी 0 1 2 3 आ गए. इन केस अगर आपको इंडेक्स भी यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो यहाँ पर हम इंडेक्स नेम से आर्ग्यूमेंट लेते और यहाँ पर लिख देते. लेट सपोज कुछ भी जो आपने लिखना हो, D1, D2, D3, D4, इस तरीके से, राइट. चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट हो गया, ठीक है. इन्होंने देखिए कैसे किया है. पांडास इंपोर्ट किया, D1, D2, D3, D4 डिक्शनरी ली, इसकी लिस्ट बनाई, डेटा फ्रेम को यहाँ से क्रिएट कर दिया, ठीक है. और देखो स्टेप वाइज मार्किंग में 1 मार्क फॉर करेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट. सिंपल इतना से लिखोगे 1 मार्क मिल जाएगा. 1 मार्क फॉर करेक्ट लिस्ट ऑफ डिक्शनरी,
और 1 मार्क डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, ठीक है। सो दैट मीन्स स्टेप वाइज मार्किंग है, तो अगर आप इसको बिल्कुल भी नहीं आता एटलीस्ट इम्पोर्ट ज़रूर करो, प्लस जितना बना सकते हो उतना ज़रूर क्रिएट करें, राइट। चलिए ना नेक्स्ट इज इसी का बी पार्ट है कि या तो वो डेटा फ्रेम क्रिएट करवा रहा है आपसे या फिर सीरीज क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। बी पार्ट में क्या, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडास सीरीज एज शोन बिलो यूजिंग अ डिक्शनरी। नोट दैट द लेफ्ट कॉलम इंडिकेट्स द इंडाइसेस एंड द राइट कॉलम डिस्प्लेस द डेटा। ये आपका डेटा है और ये जो लेफ्ट कॉलम वाला ये इंडेक्स है। तो यहाँ पर मैं डिक्शनरी ले लूँ, डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो सीरीज के इंडेक्स बन जाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से फिलहाल कॉपी पेस्ट कर लूँ। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक एस लिखा और यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी में ये रशिया की ले लिया, ये मॉस्को की वैल्यू ले ली। सेकंड दिस और ये उसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट इज थर्ड वन स्विट्जरलैंड और ये उसकी वैल्यू हो। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, सीरीज फंक्शन को कॉल कर दूँ और किसकी सीरीज बना दूँ, एस की, और इसको मैं कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल नेम दे सकते, राइट। तो इसको हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कि ठीक भी क्रिएट हुआ है या नहीं। हाँ, रशिया, मॉस्को, हंगरी, दिस और स्विट्जरलैंड पर, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं इन्होंने भी ऐसे क्रिएट किए, डन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो पहले आपको यूँ कहता नहीं था यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी या किस तरीके से, तो हम मान सकते हैं कि वो हमें बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ और डेटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट कर। बट क्रिएशन का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको सीरीज और डेटा फ्रेम को क्रिएट करना आना। 30th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में हमें कहते हैं राइट एन स्टेटमेंट गेट अ टेबल नेम्ड स्टूडेंट्स नेम से टेबल क्रिएट करने विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। सो अगर मैं यहाँ पर आपको MySQL तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक डेटाबेस यूज़ कर लेंगे। क्लास 12 नेम से डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो टेबल्स में से मैं देखती हूँ स्टूडेंट नेम से टेबल है पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि क्या है इसमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर अच्छा खासा डेटा है तो टेबल ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स, चलो स्टूडेंट्स गिवन है वैसे, तो इस नेम से मुझे टेबल क्रिएट कर। तो आप लोग क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। उसके बाद स्टूडेंट आईडी न्यूमेरिक प्राइमरी की, बहुत इजी सा आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है सब कुछ, कुछ नहीं करना। स्टूडेंट आईडी हो गया, न्यूमेरिक हो गया, प्राइमरी की हो। फर्स्ट नेम varchar 20 कोमा लगाओगे, लास्ट नेम varchar 10 फिर कोमा लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप है डेट, फिर से कोमा लगा दोगे और लास्ट है परसेंटेज डॉट 10 कोमा, राइट। लास्ट वाले डेटा टाइप और इसके आगे कॉलम के नेम के आगे कोमा नहीं आएगा। एंड में ब्रैकेट क्लोज और सेमीकॉलन और एंटर, ठीक है। क्वेरी ओके, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल गए हैं इस टेबल को क्रिएट करने के। नेक्स्ट है मुझे क्या लिखना है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा। पहले देखो कि हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। स्टूडेंट आईडी 1, नेम सुप्रिया, लास्ट नेम सिंह, डेट ऑफ बर्थ हो गया और परसेंटेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट्स वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज आ गई, राइट। तो यहाँ पर आप इसको सुप्रिया को हम कर देंगे डबल कोट्स में, सिंह को डबल कोट्स में कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एंड में सेमीकोलन। तो अगर आपने चेक करना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करके आप यहाँ से डेटा देख सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन 32 कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स।
टेबल 1 है एम्प्लॉय नेम से, विच स्टोर्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी। और एक टेबल 2 है पेरोल नेम से, विच स्टोर्स एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन प्लस सैलरी फॉर वेरियस एम्प्लॉय। एट्रीब्यूट नेम्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये एम्प्लॉय सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और एक ये पेरोल वाली टेबल क्रिएट करें। आई थिंक टेबल एम्प्लॉयज वाली कर दी होगी फिर। चलिए एग्जैक्ट टेबल और वैल्यूज आप लोगों सैंपल पेपर में। अब आपसे पूछा गया है कि राइट एप्रोप्रिएट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। अब देखो मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बता रखी है स्टार्टिंग से ही कि देखो डिपार्टमेंट वाइज जब भी आपका वाइज वर्ड आ जाए, जेंडर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज या ईच वर्ड आ जाए तो 99.9% केसेस में आप लोगों की कौन सी कमांड यूज होएगी, योर फेवरेट, माई फेवरेट, दैट इज ग्रुप बाय। ठीक है, तो देखो 100% में नहीं कह रही बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी बताना है, तो दैट मीन्स मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, और जब भी मुझे अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी हो तो ग्रुप बाय कमांड यूज करोगे। और ग्रुप बाय कमांड का सिंटेक्स मेरे पास क्या रहता है, हाँ लिख कर दिखाएं, यहीं लिख दें। देखो जब भी आपका ग्रुप बाय कमांड का क्वेश्चन होगा तो आपको जो कमांड लिखनी होगी, लेट मी ओपन पावर पॉइंट। नाउ सी हियर, अब ग्रुप बाय में सबसे पहले तो देखो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट, जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है ना उस कॉलम का नेम आएगा। अब आपको पता है डिपार्टमेंट वाइज, तो दैट मीन्स किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट। प्लस जब भी आपको ग्रुप बाय कमांड गिवन होगी तो एक ना एक उसमें आपका एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज होगा, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, ये सब। सेलेक्ट जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, कोमा जो एग्रीगेट फंक्शन गिवन होगा वो लिखोगे, फ्रॉम टेबल का नेम लिखोगे, फिर ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, मीन्स जो कॉलम आपने यहाँ लिखा था वही सेम कॉलम का नेम आप यहाँ लिखो। डन। अगर इसी ग्रुप्ड डेटा पर कंडीशन लगानी होती तो आप क्या लिखते, हैविंग क्लॉज, राइट। चलिए तो हम इसको देखते हैं ज़रा एग्जीक्यूट करके। ये मेरा MySQL, आपको क्या बताना है, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी बतानी है तो सेलेक्ट किस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट, कोमा एवरेज एग्रीगेट फंक्शन हो गया, सैलरी, फ्रॉम टेबल नेम इज पेरोल, ग्रुप बाय किसकी ग्रुपिंग कर दोगे, डिपार्टमेंट। तो ये अब डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी आ गया कि सेल्स डिपार्टमेंट 2 है, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आ गया। तो ये क्रिएट टेबल वाला हमने कर दिया था, इंसर्ट कर दिया था। हाँ चलिए नेक्स्ट कमांड है, लिस्ट ऑल डेजिग्नेशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। लिस्ट ऑल डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशंस आपके मेरे पास पेरोल वाली टेबल में ही है, तो सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। तो ऑर्डर बाय सैलरी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग के लिए क्या लिखोगे, DESC डिसेंड। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मैं देखो सैलरी का सबसे पहले 50,000, तो 50,000 के लिए डेजिग्नेशन क्या है, एसोसिएट। तो सबसे पहले अरे 50,000 डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो सबसे पहले बड़ा वाला आएगा, दैट मीन्स ये 95 वाला। तो 95,000 मैनेजर ये आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास 95 के बाद 75 पर मैनेजर, ये आ गया इस तरीके से, राइट। ना नेक्स्ट इज डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम along with their corresponding डिपार्टमेंट।
अब एम्प्लॉय नेम मेरा एम्प्लॉय टेबल में है और उनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट मेरे पास पेरोल टेबल में है, तो दैट मीन्स मेरी ज्वाइन कमांड यूज होगी। ठीक है, ज्वाइन कमांड का सिंटेक्स मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, सेलेक्ट, राइट। जो कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं उन कॉलम्स के नेम लिख दोगे। तो क्या क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय नेम अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय नेम के लिए कॉलम का नेम क्या है, EMP_नेम। तो EMP_नेम कॉमा, करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं तो कॉमा करके क्या लिख दोगे, डिपार्टमेंट। फ्रॉम नेम ऑफ व्हाट द टेबल, पहले टेबल का नेम मेरे पास है एम्प्लॉयज और पेरोल। आप लोग टेबल का नेम एम्प्लॉय लिखना, बिकॉज क्वेश्चन में एम्प्लॉय गिवन है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम से ऑलरेडी थी। फ्रॉम नेम ऑफ व्हाट द टेबल्स, फिर लगाओगे इनकी कमांड होगी तो आपको एक कॉलम दोनों टेबल में सेम जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वो कॉलम कौन सा है जो दोनों टेबल में सेम है, EMP ID। तो यहाँ पर जो इक्वालिटी की कंडीशन दूंगी वो मैं दूंगी विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स EMP ID। तो वेयर एम्प्लॉय डॉट EMP ID इक्वल्स टू employees, where employees dot EMP ID equals to payroll dot EMP। चलिए ये हो गया। अब इसका आंसर भी हम देख लेते हैं, EMP नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम, ऐसे अलाइज करके भी आप लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, राइट। चलिए अब नेक्स्ट है मेरे पास, ये टेबल मैंने नहीं क्रिएट किया, इसके हम डायरेक्ट क्वेरीज लिख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल 1 आपको एथलीट नेम से गिवन है, विच स्टोर्स एथलीट ID नेम कंट्री। द टेबल डिस्प्लेस बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द एथलीट। और एक मेडल्स वाली टेबल है, उसमें आपका एथलीट ID, स्पोर्ट और मेडल्स ये कॉलम्स हैं। और द टेबल डिस्प्लेस द नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय ईच एथलीट इन देयर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट। ठीक, राइट एप्रोप्रिएट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। डिस्प्ले द स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन। अब अगेन देखो यहाँ पर आपका वाइज वर्ड आ गया, वाइज वर्ड आ गया तो दैट मीन्स कौन सी कमांड यूज होएगी, ग्रुप बाय। वाइज वर्ड आ जाए या फिर ईच वर्ड आ जाए, ठीक है। चलिए ग्रुप बाय कमांड यूज होएगी। फिर मैंने कहा था एक एग्रीगेट फंक्शन भी जरूर यूज होगा। अब एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर क्या, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन। तो टोटल मीन्स कौन सा फंक्शन यूज करोगे, सम फंक्शन। और ग्रुप बाय कमांड का सिंटेक्स मैंने क्या बताया, सेलेक्ट इस कॉलम की ग्रुपिंग करनी, इस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है स्पोर्ट्स वाइज, तो दैट मीन्स इस स्पोर्ट कॉलम की ग्रुपिंग करनी, तो सेलेक्ट स्पोर्ट। फिर क्या लिखोगे, एग्रीगेट फंक्शन, सम ऑफ मेडल्स, मेडल्स जितने जीते हैं उसका सम। फ्रॉम नेम ऑफ टेबल मेडल्स, ग्रुप बाय जिस कॉलम की ग्रुपिंग करनी है, जो कॉलम आपका यहाँ पर था वही कॉलम आपका यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स इन अपर केस। तो जितने भी मेरे पास इंडियन एथलीट्स हैं उनका नेम मुझे अपर केस में डिस्प्ले कराना है। तो सेलेक्ट कौन सा फंक्शन यूज कर दोगे, अपर, कॉलम का नेम, नेम, फ्रॉम एथलीट वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऑल द इंडियन एथलीट्स। तो यहाँ पर आप देखो इंडिया वाले दो हैं, इनका नेम मुझे किस में कराना है, अपर केस, राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द एथलीट नेम अलॉन्ग विद देयर करस्पॉन्डिंग स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट है, ये एथलीट का नेम है, दैट मीन्स ज्वाइन कमांड यूज करोगे। और ज्वाइन का सिंटेक्स सेलेक्ट जो डिस्प्ले कराना, नेम कॉमा स्पोर्ट, फ्रॉम नेम ऑफ बोथ द टेबल्स, एथलीट कॉमा मेडल्स। वेयर कौन सा कॉलम सेम है दोनों टेबल में, एथलीट ID, तो वेयर एथलीट डॉट एथलीट ID इक्वल्स टू मेडल्स डॉट एथलीट ID, राइट। तो यहाँ पर आपका इसी के साथ जो सेक्शन C भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन D। और सेक्शन D में आप लोगों के 2 क्वेश्चंस हैं सिर्फ, और 2 क्वेश्चंस वो आपके 4-4 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 मुझे कहता है, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम अ स्टूडेंट अंकिता हैज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पाइथन प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ बार चार्ट। दिस बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 4 स्टूडेंट्स। ने कितने बुक्स रीड किए इन 1 मंथ, ठीक है। हेल्प अंकिता टू कंप्लीट द कोड, ओके।
नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स, ये आपका लीजेंड हो गया। ठीक है, अब सबसे पहला इंपोर्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में इंपोर्ट क्या करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम से लिस्ट ली, कलरन, लीना, राज, सिमरन। बुक्स रीड वाली लिस्ट में वैल्यूज डाल दी तुमने 10, 9, 5, 3। plt डॉट बार, तो दैट मीन्स बार चार्ट प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस वाला लिख दिया और मुझे लिखना है बुक्स अंडरस्कोर रीड। ठीक है, फिर उन्होंने लेबल दे दिया बुक्स रीड करके, दैट मीन्स उन्होंने यहाँ पर ये जो लेजेंड बनाया इसके लिए लेबल दे दिया। एक्स लेबल इन्होंने दे दिया स्टूडेंट ने, बुक्स रीड वाला ये फिर आपका वाई लेबल होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, वाई लेबल। फ्री के नंबर नहीं लग रहे तुम्हें, ये 4 नंबर। लीजेंड फंक्शन कॉल किया, plt डॉट टाइटल, और टाइटल क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, और plt डॉट शो। चलिए, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot हो गया, बुक्स रीड हो गया, वाई लेबल हो गया, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हाँ बस वही लिखा हुआ है जो आपको फिलअप्स फिल करने थे। ठीक है, हमने इसको बिना पढ़े ही फिल कर दिया, प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट है। राहुल हु वर्क्स एज अ डेटाबेस इंजीनियर has developed a database for bookshop. This database includes a table book whose column names are mentioned below. ये कॉलम के नेम्स हैं, तो दैट मीन्स ये बुक टेबल आप लोगों की आई थिंक मैंने ये क्रिएट करी थी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक करी होगी तो बढ़िया है। चलिए, सेम टेबल सेम वैल्यूज। ठीक है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक टाइटल्स इन लोअर केस। अब ये बुक के टाइटल्स हैं, इसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सेलेक्ट, लोअर फंक्शन लगा दोगे, बुक के टाइटल का कॉलम का नेम क्या है, TITLE, फ्रॉम टेबल नेम इज बुक। ठीक है, तो यू कैन सी हियर सारे के सारे टाइटल्स आपके किस में आ गए, लोअर केस। एक आपका लोअर फंक्शन होता है, एक एल केस भी होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इन्होंने कौन सा दे रखा है, लोअर। नेक्स्ट इज राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट प्राइस अमंग द बुक्स। मीन्स ये जितने भी बुक्स हैं आपके पास उनमें हाईएस्ट प्राइस कौन सा है, तो हाईएस्ट प्राइस मीन्स मैक्स फंक्शन। तो सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम, डन, अरे फ्रॉम बुक टेबल का नेम, सेलेक्ट, सॉरी मैं सोच रही थी कितनी इजी कमांड है और उसी में 2 मिस्टेक्स कर दी है ना। चलिए, सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक, सॉरी बच्चों। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल, कि हर एक बुक टाइटल में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। उसके लिए मेरे पास लेंथ फंक्शन होता है, तो LENGTH। ठीक है, इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल। तो सेलेक्ट, यहाँ पर आप अपना लेंथ फंक्शन लगा दोगे, टाइटल फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर आगे ये 1923 काउंट कर लेना जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक कोड एंड प्राइस। तो सेलेक्ट में मैं क्या लिख लूँगी, बुक कोड। बुक कोड का कॉलम है मेरे पास बी कोड। सेलेक्ट बी कोड कॉमा प्राइस फ्रॉम बुक। आगे क्या कहते हैं ये, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक कोड एंड प्राइस सॉर्टेड बाय प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दैट मीन्स ऑर्डर बाय प्राइस, डिसेंडिंग के लिए क्या लिखोगे, DESC, राइट। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, राइट, डन। अब नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट।
अब या तो आपको ए पार्ट ऊपर वाला क्वेरी से अटेम्प्ट करनी है या फिर आपको नीचे जिसमें आपको आई थिंक आउटपुट लिखना है ये करोगे। Dr. Kavita has created a database for a hospital's pharmacy. The database includes a table named medicine name से create करा हुआ है, ये सब है। Mid shows the unique code for each medicine. Medicine name, supplier city, stock, date, show when the delivery date. ठीक है, चलिए। Write the output of the following SQL queries. Select करना length MED name. तो ये आपका MED name कॉलम है, ये लेंथ हो गया। फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक ग्रेटर देन 100, तो जहाँ पर स्टॉक ग्रेटर देन 100 है, एक ये है और एक ये है और एक ये, ठीक है। जहाँ पर स्टॉक ग्रेटर देन 100 है वहाँ पर मेडिसिन नेम का आपको लेंथ काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक 11 11 7, ठीक है, फिर भी काउंट कर लेना। या नेक्स्ट है सेलेक्ट मेडिसिन नेम फ्रॉम मेडिसिन वेयर मंथ और डिलीवरी डेट इक्वल्स टू क्या हो 4, तो दैट मीन्स ये आपका डिलीवरी डेट है और जहाँ पर मंथ क्या हो 4 हो उसका आपको मेडिसिन नेम बताना, दैट इज आइबुप्रोफेन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट मेडिसिन नेम फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक बिटवीन 120 एंड 200। अब यहाँ पर आपकी बिटवीन कमांड है, ठीक है। तो बिटवीन कमांड क्या करती है, जो आपकी बाउंड्री वैल्यूज दे रखी है उनको भी इंक्लूड करेगी, राइट। तो यहाँ पर जो मुझे रेंज गिवन है दैट इज बिटवीन 120 एंड 200, तो 200 और ये 120 ये भी आएगा, ये तीन आएंगे। इनके मेडिसिन नेम पैरासीटामोल, कफ सिरप और इंसुलिन, राइट। सो ये आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट मैक्स ऑफ डिलीवरी डेट फ्रॉम मेडिसिन। तो ये आपका क्या है, मेरे पास डिलीवरी डेट मुझे बतानी है मैक्सिमम। 2023 ईयर चेक कर लिया, सेम है। फिर मंथ कौन सा ज़्यादा है 6, तो यही मैक्सिमम है। 2023 6 और 15, पहले ईयर चेक करोगे, ईयर सेम है तो मंथ पर जाओगे, जो मंथ में मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मंथ भी सेम है तो डेट पर जाओगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2023 6 एंड 15, राइट। ये आपका हो गया मैक्स ऑफ डिलीवरी डेट। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन डी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। तो फाइनली नाउ वी आर एट आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। एंड जो आप लोगों का सेक्शन ई होगा उसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे ऑफ 5 मार्क्स ईच, और टोटल आपका सेक्शन ई विल बी ऑफ 15 मार्क्स। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 इज ABC Private Limited is a multinational technology company, is looking to establish its Indian head office in Bengaluru and a regional office branch है लखनऊ में। The Bengaluru head office will be organized into 4 departments: HR, finance, technical and support. As a network engineer, you have to propose solutions for various queries listed from 1 to 5। ठीक है, बेसिकली आपका नेटवर्किंग का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केस स्टडी गिवन होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर ए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, राइट। चलिए सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका बेंगलुरु ऑफिस का सेटअप गिवन है, HR, टेक्निकल, फाइनेंस, सपोर्ट, और यहाँ पर आपका राइट साइड पर लखनऊ रीजनल ऑफिस गिवन है, ठीक है। और आपको डिस्टेंस गिवन है मीटर्स में, और ये आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाली टेबल गिवन है। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट इन द बेंगलुरु ऑफिस सेटअप। अब देखो आपको बताने की मोस्ट सुटेबल डिपार्टमेंट कौन सा है टू इंस्टॉल द सर्वर। तो सर्वर आप लोग वहाँ पर प्लेस करोगे जहाँ पर आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम होंगे। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है इन द बेंगलुरु ऑफिस सेटअप। इन केस अगर आपके लखनऊ रीजन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा होते तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको सिर्फ बेंगलुरु वाला बताना, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम किस डिपार्टमेंट में है, HR डिपार्टमेंट में। तो आप HR डिपार्टमेंट को क्या बना देंगे, सर्वर। रीजन जस्टिफाई योर लोकेशन मीन्स कि इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स।
यहाँ पर हम इनका आंसर देखते हैं। यस, द सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड इन द HR डिपार्टमेंट एज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ सुटेबल केबल लेआउट आपको बताना है ऑफ वायर्ड नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन द डिपार्टमेंट्स इन द बेंगलुरु ऑफिस। अब देखो जो केबल लेआउट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आप लोगों को या तो आप स्टार टोपोलॉजी का मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर बस टोपोलॉजी का, ठीक है, आपकी चॉइस है। बट यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस में आपका जो नंबर ऑफ वायर्स मीन्स जो डिस्टेंस है वो कम यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अदरवाइज आपने देखा कि आपका HR डिपार्टमेंट ही सर्वर था, सर्वर से बाकी सभी को कनेक्ट कर, HR को फाइनेंस से, HR को सपोर्ट से, HR को टेक्निकल से, राइट। तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी बनता है, राइट। और सेकंड मेथड आप लोगों का क्या रहता है, इसमें आपका हो गया स्टार टोपोलॉजी और HR को सबसे कनेक्ट कर दिया। सेकेंड मेथड इसमें आप लोगों का रहता है कि अगर आप जो है मिनिमम डिस्टेंस वाला मेथड लेकर के करते हो मीन्स यूजिंग बस टोपोलॉजी, तो उसमें आप लोगों का क्या रहता है कि देखो दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्या कि फॉर n बिल्डिंग्स n-1 वायर यूज़ होएगी, मीन्स अगर 4 बिल्डिंग्स हैं तो 3 वायर यूज़ करोगे, 3 बिल्डिंग्स है तो 2 वायर्स यूज़ करोगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 बिल्डिंग्स है तो कितनी वायर यूज़ करोगे, n-1। सेकेंड थिंग कि जब मैं वायर्स कनेक्ट करूँगी कहीं पर भी क्लोज्ड लूप नहीं आना चाहिए। क्लोज्ड लूप मीन्स सबसे पहले मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा HR से फाइनेंस से मैंने कनेक्ट करा, फिर मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा टेक्निकल से फाइनेंस है वो कनेक्ट करा, फिर मैंने देखा नेक्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस HR से टेक्निकल है। अभी आपकी क्लोज्ड फिगर बन गई ना, तो ये HR से टेक्निकल वाला आप नहीं लोगे, राइट। चलिए इसमें ज़रा हम देखते हैं कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है मेरे पास। पहले 50 मीटर फ्रॉम टेक्निकल टू सपोर्ट, तो टेक्निकल टू सपोर्ट आपने कर दिया यहाँ पर 50 मीटर। नेक्स्ट है मेरे पास 60 मीटर फ्रॉम फाइनेंस टू टेक्निकल, ये हो गया 60 मीटर। नेक्स्ट है 65 मीटर फ्रॉम HR टू फाइनेंस, ठीक है, कहीं पर क्लोज्ड फिगर नहीं बनी। इन सब का तीनों का डिस्टेंस ऐड ऑन कर देना कितना है और स्टार टोपोलॉजी में ऐड ऑन कर लेना कितना, जो मिनिमम हो वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप स्टार टोपोलॉजी के थ्रू भी करोगे कि HR को सभी से कनेक्ट करो तो गलत तो भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कौन सा मेथड दे रखा है। हाँ, इसमें इन्होंने HR को किससे कनेक्ट कर दिया, बाकी सबसे, तो दैट मीन्स इन्होंने आपका स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, which networking device would you suggest the company to interconnect all the computers within a department in Bengaluru office? तो अगर मुझे सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो आप लोगों का आंसर क्या होता है, हब और स्विच। सिंपल, सिर्फ स्विच लिख दो तो भी करेक्ट है, बट सिर्फ हब मत लिखना, बिकॉज जो बेस्ट रहता है मेरे पास दैट इज स्विच, या फिर स्विच और हब दोनों लिख दो तो भी करेक्ट है। Next is the company is considering establishing a network connection between its Bengaluru head office and Lucknow regional office. बेंगलुरु और लखनऊ दूर दूर है। Which type of network? देखो LAN आपका होता है within a building, within the office building, ठीक है। तो क्या वो एक ही बिल्डिंग में, बेंगलुरु लखनऊ तो एक बिल्डिंग में नहीं हो सकते, मैन एक सिटी में भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा नेटवर्क यूज होगा, WAN। नेक्स्ट इज द कंपनी प्लान्स टू डेवलप एन इंटरेक्टिव वेबसाइट, उसने that will enable its employees to monitor their performance after login. लॉगिन करने के बाद जो है वो परफॉर्मेंस देख सकते। Would you recommend a static और डायनामिक वेबसाइट? तो यहाँ पर आप कौन सी रिकमेंड करोगे उनको, डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट में क्या है कि आपके चेंजेस होते रहते हैं और हर एक डेटा को, हर एक जितने भी मेरे पास कंपनी के कौन एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक को डिफरेंट डेटा चाहिए, तो डिफरेंट डेटा चाहिए तो कौन सी वेबसाइट यूज़ होगी, डायनामिक वेबसाइट। Now see the reason here. A dynamic website is recommended as it can display the dynamic performance data which differs from employee to employee. Employee login करेगा फिर उसको डेटा दिख रहा है ना, तो that means dynamic website हो, right? चलिए now next is consider the data frame DF shown below. आपको ये data frame given है and ठीक है, उसके बाद आपको पाइथन स्टेटमेंट्स लिख करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने, ये 5 मार्क्स का है। तो इसके लिए फटाफट से एक डेटा फ्रेम बना लें, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू बना लें। यहाँ पर हमने लिखा
इम्पोर्ट पांडास लाइब्रेरी सबसे पहले इम्पोर्ट करोगे। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी मैंने लिख दिया, सॉरी, ये हमने डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया। मूवी आईडी और एक मैंने यहाँ पर लिखा सपोज मूवी आईडी लिख दिया। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है मेरे पास टाइटल। ये हमारे पास टाइटल है लगान। ये मैंने क्या कर दिया, इसको हम लिखते हैं D1। इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ मूवी आईडी 1। अरे और ये आपका है लगान टाइटल। नेक्स्ट है आपका ईयर 2001। नेक्स्ट इज रेटिंग 8.4। ठीक है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक दूसरी डिक्शनरी बनाई, उसमें है तारे ज़मीन पर 2007 8.5। ठीक है। मूवी आईडी 2। टाइटल हो गया तारे ज़मीन पर और ईयर है मेरे पास 2007 और रेटिंग हो गई मेरे पास 8.5। नेक्स्ट है मेरे पास D3 डिक्शनरी। मूवी आईडी 3 हो गया, टाइटल हो गया हमारे पास 3 इडियट्स और ईयर है 2009, रेटिंग है 8. नेक्स्ट इज D4, इसमें है दंगल और 2016 8.4। नेक्स्ट इज अंधाधुन 2018 8. इससे आप लोगों को डेटा फ्रेम क्रिएट करने भी आ जाएगा, क्या। चलिए अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ले ली, इसमें मैं डाल देती हूँ हमारा D1 D2 राइट। और यहाँ पर हम डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं PD डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में L। अब इसके बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट कराते हैं, फिर हम अपने बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये मेरे पास मूवी आईडी 1 1 2 रह गया आई थिंक। इसको D5 और दे। चलिए तो ये मेरे पास आ गया, ये सेम डेटा फ्रेम हमारा यहाँ पर क्रिएट हो राइट। चलिए अब मुझे क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने, ठीक है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट ऑपरेशन की बात करूँ, सेकंड ऑपरेशन की बात करूँ, तो एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो आपको आउटपुट करेक्ट दे रहा हो, आपकी चॉइस है। और अगर आपको इनमें किसी भी ऑपरेशन में डाउट है तो आपके जो डेटा फ्रेम सीरीज़ वाली कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कंप्लीट वीडियो वो चैनल पर अपलोडेड है, सारे के सारे में प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रखे हैं, तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ ज़रूर देखें राइट। चलिए अब मेरे पास आता है प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ डेटा फ्रेम DF। ये मेरे पास डेटा फ्रेम है, इसकी फर्स्ट 2 रोज मुझे डिस्प्ले करानी है।
तो मैं हेड फंक्शन का यूज़ कर लूँ, बहुत सिंपल सा है। ये मेरे पास क्या दे रखा है, डेटा फ्रेम प्रिंट कराया। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्रिंट डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है df डॉट हेड फंक्शन कॉल करोगे, कितनी रोज दिखानी है मुझे, 2, तो टॉप 2 रोज मेरे पास आ जाएंगे। ये डन। इसको आप चाहो तो लॉक आई लॉक के थ्रू या कोई और मेथड के थ्रू भी कर सकते। नेक्स्ट मुझे कहता है डिस्प्ले द टाइटल्स ऑफ ऑल द मूवीज। दैट मीन्स आपको क्या करना है, कॉलम दिखाना है, ये टाइटल वाला कॉलम दिखाना है। तो टाइटल कॉलम दिखाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, प्रिंट डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है, df डॉट करके आप क्या लिख दोगे, या तो फिर आप विद इन ब्रैकेट्स लिख दोगे टाइटल ITLE विद इन ब्रैकेट्स और विद इन कोट्स, इस डॉट को हटा दो। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, टाइटल वाला कॉलम आपको मिल गया, यहाँ से लगान तारे ज़मीं पर अंधाधुन तक। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, प्रिंट df डॉट टाइटल। अगर आप डॉट नोटेशन यूज कर रहे हो तो जो आपका कॉलम का नेम आएगा दैट विल बी विदाउट कोड। आ गया मेरे पास नेम टाइटल, ठीक है। सिर्फ टाइटल कॉलम मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट, रिमूव द कॉलम रेटिंग। अब मुझे रेटिंग कॉलम को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं रिमूव करने के लिए अपना ड्रॉप फंक्शन यूज कर सकती हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा, df डॉट, और यहाँ पर आप लिख दो ड्रॉप। अब ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा आपका, बाय डिफॉल्ट ये रोज पर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कॉलम का नेम, जिस कॉलम को मैंने डिलीट करना है, रेटिंग कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पर मैंने रेटिंग कॉलम लिख दिया। अब कोमा करके बाय डिफॉल्ट ये रोज पर वर्क करते हैं। आपको अगर कॉलम्स डिलीट करना है तो आप एक्सेस में क्या दे दोगे, 1, राइट। सो यहाँ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्सेस इक्वल्स टू 1, और वो इन प्लेस ट्रू भी आप लिखो, इसको छोड़ दूँ अगर मैं यहाँ पर, और कोमा करके मैं लिख देती हूँ इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ अपने डेटा फ्रेम। तो यहाँ पर देखो मूवी आईडी, टाइटल और ईयर डिस्प्ले हुआ है, रेटिंग वाला कॉलम आपका क्या हो गया, रिमूव हो, राइट। नेक्स्ट है इसी का आपका फोर्थ पार्ट, डिस्प्ले द डेट ऑफ टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेक्सेस 2 to 4 एंड बोथ आर इंक्लूडेड, राइट। सो दैट मीन्स टाइटल कॉलम जो है आपका, उसके डेटा को डिस्प्ले कराना है, और इंडेक्स 2 to 4, इंडेक्स की बात हो रही है ना, तो इंडेक्स दैट मीन्स ये 2 to 4, ये लास्ट के 3 रिकॉर्ड्स आपको क्या कराने हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स ने सिर्फ उनके क्या डिस्प्ले कराने हैं, टाइटल के नेम। लॉक आई लॉक यूज कर सकते हैं इसमें, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, प्रिंट नेम ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज df डॉट LOC में रोज है मेरे पास, रिकॉर्ड्स चाहिए, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, सेकंड इंडेक्स, कॉलन 2 3 4 ये सारी चाहिए, ठीक है। कोमा करके सिर्फ कौन सा कॉलम चाहिए उस कॉलम का नेम लिख दो। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, टाइटल। तो 2 3 4 रिकॉर्ड्स पर जो सिर्फ टाइटल के नेम से इंडेक्स पर, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का लास्ट पार्ट है मेरे पास, रीनेम द कॉलम नेम टाइटल टू नेम। मीन्स जो आपका कॉलम नेम है टाइटल, उसका आपने नेम चेंज करना है, रीनेम करना है। उसके लिए मेरे पास रीनेम फंक्शन है, और नया नेम क्या देना, उसको नेम देना है थे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया df डॉट रीनेम फंक्शन लिखोगे। रीनेम में आपने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने कॉलम्स इक्वल्स टू डिक्शनरी वाली ब्रैकेट लगाई, जिस कॉलम को रीनेम करना है वो तो आप लिख दो यहाँ पर की टाइटल, और कॉलन करके यहाँ पर लिख दोगे नेम। दैट मीन्स कि आपका जो टाइटल कॉलम उसको क्या नया नेम दे दे, नेम। ये इन प्लेस ज़रूर लिखना, अदरवाइज वो आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं करेगा। इन प्लेस इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। तो अब जब मैं अपना डेटा फ्रेम को यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे, तब यू कैन सी हेयर, हाँ, कि जो मेरे पास टाइटल वाला कॉलम था वो उसका नेम चेंज होकर क्या हो गया है, नेम हो गया, रीनेम। चलिए, राइट, इसकी आंसर्स आप चाहो तो देख सकते हो।
हेड फंक्शन यूज़ करा था, यहाँ पर आप डॉट नोटेशन या फिर विदाउट डॉट ऐसे लिख सकते हो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ड्रॉप फंक्शन से कॉलम डिलीट हो जाएगा, LOC से 2 3 4 इंडेक्स के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और ये आपका कॉलम को रीनेम करना, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इनको करने के और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आप जो सा भी मेथड लिखोगे जो आपको करेक्ट आउटपुट दे रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमें कहता है राइट द सुटेबल SQL क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। अब आपको क्या लिखनी है, इनकी SQL की क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो मैं काम करूं फटाफट से, इसको मैं ये 4 ही कॉपी पेस्ट है, चलो 5th बाद में कर लें। क्योंकि SQL की कमांड्स लिख रहे हैं तो फिर एक टाइम पर एक ही कमांड होनी चाहिए तो आपका आंसर सही से समझ में आ जाएगा। ये आपकी हो गई फर्स्ट कमांड, ये आपकी हो गई यहाँ पर सेकंड कमांड, यहाँ पर आपकी हो गई थर्ड कमांड, और लास्ट हमारी आती है 4th एंड 5th। राइट, चलिए अब इसको हम एक बार एक चीज़ और कर दें, अच्छे से कमांड्स भी आपको विजिबल। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट कमांड देखो, टू डिस्प्ले द एवरेज स्कोर फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट कॉलम एट्रीब्यूट इन द एग्जाम टेबल। अब आपको क्या करना है, एवरेज स्कोर बताना है। तो सेलेक्ट राइट एवरेज स्कोर, दैट मीन्स कौन सा फंक्शन यूज होगा आपका, AVG फंक्शन यूज करोगे। एवरेज स्कोर फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट कॉलम, कॉलम का नेम गिवन है टेस्ट अंडरस्कोर रिजल्ट्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, टेस्ट अंडरस्कोर रिजल्ट्स, राइट। एवरेज आ गया फ्रॉम नेम ऑफ टेबल, टेबल का नेम क्या है, एग्जाम्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, फ्रॉम एग्जाम। नेक्स्ट क्वेरी देखो, टू डिस्प्ले द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम इन द व्हीकल्स टेबल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आर स्टोर्ड इन द फॉर्मेट दिस, तो आपको क्या करना है, लास्ट 3 कैरेक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ पर मैं अपना राइट फंक्शन यूज कर लूँ, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, सेलेक्ट राइट से 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने कौन सा फंक्शन लिखा, राइट फंक्शन लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोमा करके लिखोगे कि मुझे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, राइट से 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोमा करके 3, फ्रॉम नेम ऑफ टेबल क्या गिवन है, व्हीकल, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम व्हीकल। डन। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेरी, टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द कॉलम यूजर नेम इन द यूजर्स टेबल आफ्टर एलिमिनेटिंग एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, मीन्स आपके लेफ्ट या राइट में जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, याद करो, ट्रिम फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सेलेक्ट ट्रिम, लीडिंग हो तो एल ट्रिम, ट्रेलिंग हो तो आर ट्रिम, दोनों हो तो ट्रिम फंक्शन, राइट। उसके बाद कॉलम का नेम, कॉलम का नेम आपको क्या गिवन है, यूजर नेम, और फ्रॉम टेबल नेम इज यूजर्स। Then next is to display the maximum value in the salary column of the employees table। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सैलरी कॉलम, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज टेबल। तो सेलेक्ट कौन सा फंक्शन यूज कर दोगे यहाँ पर,
मैक्स फंक्शन, और यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी और फ्रॉम एम्प्लॉय। डन। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द काउंट ऑफ रोज इन द सप्लायर्स टेबल। काउंट ऑफ रोज मीन्स टोटल रिकॉर्ड्स बताने, काउंट स्टार फंक्शन लगा दो, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या गिवन है, सप्लायर्स। डन। तो इस तरीके से आपको ये एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट इज राउंड द वैल्यू ऑफ पाई टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर हम अपना MySQL ओपन करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मेरे को फर्स्ट कमांड क्या गिवन है, राउंड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14159 समथिंग। आपको इसको राउंड ऑफ करने टू 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट मीन्स 3.14 आपका आंसर आ जाए, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सेलेक्ट राउंड फंक्शन लगाओगे, और यहाँ पर पाई की जो वैल्यू गिवन है 3.14159 है, आई थिंक 14159। कितने 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया 2, सेमीकोलन लगाओ और एंटर प्रेस करो, ठीक है। तो 3.14 आ गया। उसने राउंड ऑफ, देखो अगर मेरे पास मैं इसको कर देती 3 डेसिमल प्लेसेस तो मेरे पास आंसर आता 3.142। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स कितने हैं 141, और यहाँ पर क्या है 5, जो अगर आपकी नेक्स्ट डिजिट 5 ईयर से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाला नंबर एक ज़्यादा हो जाता है, वो राउंड ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट है मेरे पास कैलकुलेट द रिमाइंडर व्हेन 125 इज डिवाइडेड बाय 8। तो रिमाइंडर बताना है, तो दैट मीन्स वो आपका मोड फंक्शन यूज़ कर दो, सेलेक्ट मोड 125 को डिवाइड करना है। हाँ, सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, मोड लिख दिया 125,8, तो आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 8। नेक्स्ट इज डिस्प्ले द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द वर्ड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराने हैं, तो लेंथ फंक्शन यूज कर लें। मैंने आई थिंक कुछ गड़बड़ कराना, हाँ मैंने डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द वर्ड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताने, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स लेंथ फंक्शन यूज करोगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सेलेक्ट लेंथ फंक्शन लगाओगे, और किस में बताने आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में स्पेस है या नहीं है, थिंक नहीं था। चलिए, तो इसमें आपके कितने कैरेक्टर्स आ गए, टोटल 8 कैरेक्टर्स, स्पेस नहीं। डिस्प्ले द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द वर्ड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस वर्ड से आपको फर्स्ट 5, दैट मीन्स स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स चाहिए। तो स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स के लिए मैं लेफ्ट फंक्शन लगा दूं, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट लेफ्ट फंक्शन लगा दिया, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिख दी इंफॉर्मेटिक्स स्पेस देकर प्रैक्टिसेस, राइट। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स बोला है, राइट। तो यहाँ पर आपने कोमा करके क्या लिख दिया 5, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। लास्ट है आपके पास डिस्प्ले डिटेल्स फ्रॉम ईमेल कॉलम इन द स्टूडेंट्स टेबल आफ्टर रिमूविंग एनी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग और ट्रेलिंग दैट मीन्स ट्रिम फंक्शन अप्लाई करना है किस पर, ईमेल पर, और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स। तो सिंपल क्या लिख दोगे, सेलेक्ट ट्रिम विद इन ब्रैकेट्स क्या लिख दोगे, ईमेल फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट्स, राइट। तो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जो सेक्शन तो नहीं, सारे के सारा कंप्लीट सैम्पल पेपर अब कंप्लीट हो चुका है। विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको सॉल्व भी कर दिया है। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी टॉपिक में स्टिल कोई डाउट रह गया है तो हमारी जो डिटेल वीडियो बनी हुई है आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। उनको जो चेकआउट करने का लिंक है, विजिट करने का लिंक है, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज आप हमारे चैनल विजिट करके वहाँ से प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं।
ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।